नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर। सॉरी 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 सॉरी, रवीश कुमार से निकल के मुंह से निकल गए। जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, ये तो कम्युनल आदमी है। आप हमारी बदनामी काहे कराते हैं? सर, सुबह से दर्शकों में परेशान था। मेरी परेशानी अचानक फिर से बढ़ गई जब मैंने देखा कि एबीपी सी वोटर सीएनएक्स ने एक सर्वे किया। सर्वे उत्तर प्रदेश के बारे में था, तो मैंने सोचा था कि मैंने एनडीटीवी के जरिए जो लगातार प्रोपोगेंडा फैलाया है उसका कुछ तो असर दिखेगा। ये बात जान करके मुझे काफी धक्का लगा, परेशानी। ये आपके सामने सर्वे के डिटेल्स हैं। 52% से योगी आदित्यनाथ विल रिटेन पावर, उत्तर प्रदेश पोल। जैसे ही मैंने ये ओपिनियन पोल देखा, मेरा जी बैठ गया, गला बैठने लगा। संजय दीक्षित सर, इस प्रकार के कम्युनल अगर वोटर देश के हो जाए तो फिर क्या किया जाए? तो भाई ऐसा है कि ये जो हमारे जो क्या बोलते हैं, ये यशवंत जी हैं जी जी, इनका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा। आजकल वैसे भी क्या है कि डीएनए का जमाना है। अभी हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डीएनए के अलावा आरएनए टेस्ट भी करना आवश्यक है। तो डीएनए टेस्ट यशवंत जी का करा जाए और ये पता किया जाए कि वो वैसे तो नानाजी देशमुख के भतीजे हैं वो, जी जी, जो कि तथ्य है, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन क्या है कि कई बार डीएनए का म्यूटेशन हो जाता है। अच्छा। और अभी हम देखे थे बंगाल में, तो वो दूसरा डीएनए था। अभी एकदम से इतनी जल्दी से म्यूटेशन कैसे हुआ, ये थोड़ा देखने वाली बात है। ये समझिए आप, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक मामला नहीं बैठेगा। तो ये जो म्यूटेशन हो रहा है जोर जोर से, इसमें जो है योगी आदित्यनाथ का सोटा काम कर रहा है या कि क्या काम कर रहा है, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का मसला है। अच्छा अच्छा, लेकिन 2019 में तो सिर्फ 51% लोगों ने वोट किया था भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में। विधानसभा में तो 40% था। उसके ऊपर मेरा बरखा का, अरफा खानम शेरवानी का जो प्रोपोगेंडा हुआ, जिस प्रकार से हमने लास्ट नाउ बताया, आप लोग लगातार एक्सपोज करते हैं हमें। संजय सर, आपको नहीं लगता कि हमारा कार्य जो है उसमें आप बाधा डाल रहे हैं लगातार अपने चैनल जयपुर डायलॉग्स के माध्यम से? कितना मुश्किल होता है एक सब्जेक्ट को उठाना, पिक करना, फिर अपने इमेजिनेशन से काम करना और उसके ऊपर फिर उसको बताना कि सच बताना है कि यही सच घटना है। अपने इमेजिनेशन को सच बता देना लोगों को लिए और फिर ये करना, ये तो फिर आप एक्सपोज कर देते हैं अगले दिन अपने शो में। देखिए, हम एक्सपोज नहीं करते हैं। हमको क्या है कि आरफा खानूम जी हैं, खानूम, ये इनका जो डीएनए है वो ये स्वयं इनके आप देख रहे हैं, तो इन्होंने अपना डीएनए तुर्की का डिक्लेयर कर रखा कि इनका जो डीएनए है ये तुर्की वाली है। तो ये उस हिसाब से क्या करती हैं ये कि ये हम लोगों को जो भी ये मैसेजिंग करती हैं, तो इनका जो भी वक्तव्य होता है उसमें एक हिडन मैसेज होता है जो हम लोगों को मिलता है। अब पता नहीं आपका रेडार या आपका जो रेडियो रिसीवर है इतना कमजोर क्यों है कि वो पकड़ नहीं पाता है। तो हम तो तुरंत जो हिडन मैसेज है उसको पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ के हम समझ जाते हैं कि इसका क्या चीरफाड़ करना है और हम उसका चीरफाड़ कर देते हैं। उससे आरफा खानूम भी खुश होती हैं। अब भाई देखिए, कोनो कंट्रोवर्सी खड़ी होगी तो खुशी होगी ना। अब खाली अगर उनकी बात को लोग वाहवाही करते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, तो कोनो किसी प्रकार का केस ही नहीं बनेगा। तो आप भी थोड़ा, आपका जो रिसीवर है, ट्रांसमीटर, मैं सोच रहा हूँ उसका अपग्रेड करिए। मैं वो जो लेटेस्ट मॉडल है वो भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। व्हाट्सएप आपको पसंद नहीं है तो मैं कू भी कर सकता हूँ और टेलीग्राम भी कर सकता हूँ। इस सब में हम सिद्धहस्तता स्थापित कर ली है। कू जो है वो थोड़ा भारतीय ऐप सा लगता है, उसके नाम में थोड़ा सा भारतीयता का झलक है। हम लोग थोड़ा सा अलग वामपंथी टाइप के, कोई चाइनीज ऐप हो। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं। ये जो योगी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आ रहे हैं, संजय सर, हमारे पास स्टेट बाय स्टेट जो है ये फर्टिलिटी रेट का है। देखिए, अगर इस प्रकार के कानून आ जाएंगे तो गजवाए हिंद का ख्वाब जो मैंने आरफा खानम की सुरमई अखियों में अक्सर देखा है, वो कैसे कामयाब होगा? आप देखिए, बिहार में हिंदू 2% 9 है, मुसलमान 3% 5 है। असम में जो है 1.6 है, मुसलमान 2.4 है।
गुजरात में 1.8 है तो मुसलमान, तो हर स्टेट में आप देख सकते हैं कि ये जो रेट है वो मुसलमानों का ज्यादा है। तो यही तो एंड ऑफ द डे यही तो हमारा मकसद है। मतलब मैं अभी तक नाम से पांडे ही हूँ, रवीश पांडे, लेकिन आप मान सकते हैं अल्टीमेट गोल तो वही है। देखिए क्या है जी कि आप भी ना पूरी बात नहीं समझते हैं, आप पूरा चीज गोल कर जाते हैं। जी जी। हम भी इसमें क्या है कि हम हिडन मैसेजिंग ढूंढ लेते हैं। वो हम हिडन मैसेजिंग, वो हम कल वैसे तो अलर्ट किए थे योगी आदित्यनाथ जी को कि जब वैसे ही घट रहा है तो काहे ये आप लाके एक बवाल और पैदा करते हैं, और आपको करना ही है। तो हमारे जो मित्र हैं, ये आपके जो अपने क्या बोलते हैं उसको, सैयद और शेख साहब लोग, सैयद शेख हसन, ये सब जो अरबी मूल के जो लोग हैं, तो आपको जो है वो अरबी मूल के डीएनए पर केंद्रित आपको कौनो लाना चाहिए इस तरह का पॉपुलेशन बिल। हमारे लोगों को, जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके कारण ही हम अभी थोड़ा बहुत खाली पॉइंट 6 ही पीछे हैं, वो नहीं हो तो हमारा जो मिडिल क्लास और अपर क्लास है वो तो अपना फर्टिलिटी रेट जो है वो 0.5 पे रखेगा और उनका 3.5 रहेगा। अभी जो 2.9 और 3.5 है, ये जो हमारे जो लोअर क्लास है, हमारा लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, तो उसके कारण है। अब उसको ही आप कहेंगे कि एक बच्चा पैदा करो, तो हम आरफा खानों, हमारे तुर्क और सैयद शेख साहब तो खुश हो गए ना। ये बात अलग है कि वो हमारे बर्ख साहब जो है ये इतना भेद नहीं समझते हैं। लेकिन एज रवीश कुमार तो आपको इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इससे तो आपका ही एजेंडा सफल होगा। आप काहे को इसका विरोध करते हैं? खाली इसलिए है कि आपको अपनी पैठ जमानी है तुर्की डीएनए में और अरबी डीएनए में, बीच में ईरानी भी है। तो मेरा तो सिर्फ एक ही चीज है कि मैं किशनगंज से मुझे कोई टिकट दे दे और मैं जो है अपना नैया पार लगाऊं। कब तक मोदी जी को मैं प्राइम टाइम पे कोसूंगा? आप ये समझिए कि मोदी जी को प्राइम टाइम पे कोसने का दौर चला गया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं भी सदन में जाऊं और कन्हैया की तरह भाषा का इस्तेमाल करूं। वैसे संजय सर, आपने पिछले एपिसोड में एक और बात की थी, ये डीएनए वगैरह का चल रहा है, जिसको मुझे तो संघ प्रमुख की बातें समझ में आई। ये बात ठीक कही उन्होंने सेकुलरिज्म के हिसाब से। आपने इस पे जो है थोड़ा अलग रुख इख्तियार कर लिया। क्या आपको नहीं लगता है कि आप गलत ट्रैक पे चले गए हैं? मैं तो संघ प्रमुख से सहमत हूं। आज हमारे पोस्ट लिखा था, और आप जो भी कह रहे हैं वो सब मैं उसका खुलासा कर देता हूँ। अभी अभी थोड़ा सा इसका व्याख्या हमारे मित्र हैं तुफैल जी, जानते होंगे आप? जी जी जी। तो अभी उन्होंने ये बताया है हमको, कुछ देर पहले उनका वीडियो आया था, तो उन्होंने कहा है कि ये असल में मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक। हाँ, वो व्हाट्सएप में मुझे भी आया था वो वीडियो, वो मैंने देखा है। व्हाट्सएप स्ट्रोक है, वो मास्टर स्ट्रोक है। हम उनको बुलाए हैं कल, उसके ऊपर हम उनसे चर्चा करेंगे। तो वो मास्टर स्ट्रोक है। वो कह रहे हैं कि संघ प्रमुख का तो ये घर वापसी का एजेंडा है। अब सब समस्या ये हो गई कि अब हम संघ प्रमुख के जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप इसको कंफर्म कर दीजिए, तो हम माफी मांग लेते हैं कि ये घर वापसी का एजेंडा चलाए हैं आप। किसके घर वापसी का एजेंडा? संघ प्रमुख का घर वापसी? देखिए क्या रवीश जी, आपका भी जो है ना ये ससुरा जो सेंस ऑफ ह्यूमरवा है, ये मुझे कोई पसंद नहीं आता है। आप गंभीर बात को भी हंसी में उड़ा देते हैं। अरे भाई, ये हमारे जो क्या बोलते हैं वो डीएनए जिसका आरएनए बदल गया है, उसकी घर वापसी का एजेंडा है, ऐसा तुफैल जी ने स्पष्ट किया है। तो हम अब इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये कोई संघ वाला जो है, मतलब संघ का अधिकारी, कौन अधिकारी इसको स्वीकार कर ले तो हम तुरंत माफी मांग लें। अच्छा, हम तो तैयार बैठे हैं। ये जैसे ही ये कहा जाए कि साहब की ये तो सरसंघ चालक, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का घर वापसी का एजेंडा था, ये जैसे ही स्पष्ट होता है, न केवल हम लिखित में माफी मांगेंगे, हम बाकी सब लोगों से भी माफी मंगवा देंगे। लेकिन भाई कम से कम आधिकारिक स्रोत से तो आवे, नहीं, कम से कम हमको भी माफी मांगना पड़ेगा।
मानने को ही नहीं तैयार है। वो तो कहने कि हमने तो जो सन 90 में जो कहा था सर्वधर्म समादर मंच में, वो हम तो उसी पे कायम है। तो उसमें तो कहीं घर वापसी लिखा नहीं, उसमें तो उल्टा लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि इस्लाम बढ़िया है, मुसलमान खराब हैं। उसमें लिखा है कि साहब की सूफी जो है वो बहुत टॉलरेंट होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, टॉलरेंट होते हैं, बहुत टॉलरेंट होते हैं, थोड़े बहुत नहीं, टॉलरेंट होते हैं, इतने संजय सर, टॉलरेंट एक कमाल की बात आप जानते हैं, इंद्रेश जी के साथ जितने कमाल की घूमते हैं। कौन सा कमाल? अरे वो कमाल खान नहीं, ये उर्दू वाला कमाल, आप रवीश कुमार से बात कर रहे हैं, रवीश से। मैंने सुना कबाल, आपके क्या कबाल तो आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो हमने कहा कि आप कबाल की बात कर रहे हैं, अपने कबाल की। खैर कोई बात नहीं, तो कबाल की इंद्रेश जी के साथ जितने लड़के घूमते हैं वो खुद ही कह रहे हिंदू लड़कियों को पकड़ के कि आओ लव जिहाद करो हमारे साथ, हम तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डीएनए चेंज कराने चले हैं उनका और डीएनए चेंज कर हो रहा है इधर? हम तो जमीन पे देख रहे हैं, हमारा संगठन जमीन पे काम करता है। हो, आप कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं? जमीन भी कई सारी, जैसे आसमान 7 होते हैं तो जमीनें भी तो बहुत सारी होती हैं। आप सातवें आसमान पे बैठे जब बात करेंगे तो उसका गहराई तब आप नापेंगे ना, जब आप 7वें पाताल में जाएंगे। आपको 7वें पाताल का कोई ज्ञान ही नहीं है, बातें करते हैं। नहीं, 7वें पाताल का तो ज्ञान नहीं है। कुरान में कोई स्पेशल इसका कुछ जिक्र विक्र हो तो संजय सर आप बताइए हमारे दर्शकों को। अभी क्या है भाई कि कुरान में आसमान का जिक्र है, तो हम, क्योंकि हमारा डीएनए एक ही है, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ जो पाताल का जिक्र है तो उसमें भी 7 पाताल होने चाहिए। तो इसको तो हम एनालॉजी बोलते हैं। एनालॉजी समझते हैं? हाँ। तो ये एनालॉजी है, आप इसको एनालॉजी से पकड़िए, ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे। तो संजय सर इसको कैसे पकड़े? देखिए कल से जो है, मतलब जब से ये इलेक्शन ब्लॉक प्रमुख का रिजल्ट आया है, हम एक पोस्ट भी लिखे हैं इसको लेकर के, और बहुत गंभीर पोस्ट लिखे थे। लोग जो है नजरअंदाज कर देते हैं हमारे पोस्ट पे। हम बताए थे इस पोस्ट के माध्यम से कि देखिए यूपी की हिंसा पे जो है कोई बात नहीं करेगा। कि संजय दीक्षित जी, अभिषेक तिवारी जी दिन रात बंगाल का मुद्दा उठाते हैं, राजस्थान का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश में जो ये सब कुछ हो रहा है बवाल, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। बताइए, एक पत्रकार को थप्पड़ मार दिया गया और उस पर से आप एक्सपोज कर रहे हैं उसी वैभव को आप अपने ट्वीट के माध्यम से। संजय जी, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो बहुत गलत हुआ है, कहे से कि हमारी समाजवादी पार्टी जो हमारी थी, मतलब आपकी रवीश कुमार जी की, आपकी जो ये समाजवादी पार्टी थी, इसका गुंडई पर एकाधिकार था और बहुत समय से था। और बीच बीच में बहुजन समाज पार्टी आती भी थी, तो भी गांवों में जो गुंडई का एकाधिकार था वो तो हमारा ही रहता था, आप जानते हैं। जी जी जी, कि वो पुलिस की सहायता से थोड़ा बहुत वो करा लेते थे, लेकिन गुंडई पे अधिकार तो हमारा रहा है। मान लीजिए कि जब से हम गोली चलाए थे ना कार सेवकों पे, जी 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 जी, हम गोली चलाए थे, आप गलत चलाए थे, आप रवीश कुमार, जब से आपने एक कम्युनल कार सेवकों पे गोली चलाई थी, तो कम्युनल कार सेवकों के उसके बाद से गुंडई के ऊपर पूरा हमारा एकाधिकार रहा है उत्तर प्रदेश में। बंगाल में भी है, तो बंगाल में वो एकाधिकार का हमने आपको परचम दिखा दिया। हमने आपको जमा के पीटा, दौड़ाया और सब कुछ कराया, और आप छू भी नहीं कर पाए। देख लीजिए आपकी औकात क्या है, आप छू भी नहीं कर पाए। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने जो एक गुंडई का जो एकाधिकार जमा रखा था उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा ने ये बहुत बड़ा अपराध किया है कि इस एकाधिकार को चुनौती दी है। कहे से आपका एक वो है ना, वो क्या बोलते हैं, वो नकलची, वो अभिषेक तिवारी, वो कई बार बोलता रहता है ना कि साहब हमको जो है वो स्ट्रीट लेवल पर कब्जा करना है, हमें स्ट्रीट लेवल पे डेंजर लड़का। हाँ, लड़का तो अब जैसा है वैसा है, पता नहीं, थोड़ा हम उसका भी डीएनए टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। तो वो जो बोलता रहता है कि साहब के हमें सड़कों पर कब्जा करना है। बंगाल में आप लोगों ने पिटाई कर ली जम के, क्योंकि सड़क पे कोई नहीं था वहां पे। तो ये जो योगी जी जो सड़क पर आकर और सड़क पर चुनौती दे रहे हैं, ये जो है वो उसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तो ये जैसे वो लड़का है ना, वो अभिषेक तिवारी, वो कहता है कि साहब हम सड़कों पर मुकाबला करेंगे।
ये सड़कों पर मुकाबला जो है ना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। कहे से वैसे भी वोटर में तो आप पीछे रहते ही हैं, हाँ और सड़कों पर आप कब्जा करके लोगों को डरा धमका के और लोगों की ऐसी तैसी करके उनमें आतंक फैला के आप काफी कुछ मैनेज कर लिया करते थे। जी तो जी। योगी बाबा ने जो ये किया है ये बिल्कुल सही नहीं किया है आपके लिए। कहे से इससे जो है वो पूरी सामाजिक समरसता नष्ट हो जाएगी, और वो जो बैलेंस बना हुआ था गुंडई का, जिसमें गुंडे जो थे समाजवादी के, मुख्तार वो मुख्तार। डोमिनेट, एक तरफ गुंडे डोमिनेट करते थे, दूसरी तरफ जो वोट थे वो थोड़ा बहुत बैलेंस कर दिया करते थे। तो एक सद्भाव बना हुआ था, एक बैलेंस बना हुआ था। और इस ससुरा बैलेंस जो है योगी जी ने स्ट्रीट पे अपने हमारे गुंडों से मुकाबला करने की जरूरत दिखा के बहुत गलत किया है। इसीलिए आपको इसकी भरसक निंदा करनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। नहीं, कड़ी निंदा करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है और राजस्थान में भी कुछ हो रहा है, मैं थोड़ा इस बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। ये देखिए, कुछ शांति दूतों ने एक दलित चोर को पीट दिया, जिसको लेकर के आपके जो फेवरेट ये लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी जो लोग हैं, ये लोग ट्वीट करने लग रहे हैं। इस प्रकार की खबरें जो है दिखाई जा रही हैं राजस्थान के बारे में। देखिए, मैं मानता हूँ राजस्थान। ये तो सब दुष्प्रचार है ना, इसके काहे का कॉग्निजेंस लेनी। आप जैसे लोग जो है, मतलब आप एक तरफ तो अपने आप को पता नहीं क्या कहते हैं, सेकुलर वेकुलर, और दूसरी तरफ आप इस तरह की कम्युनल बातें फैलाते हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जैसे कम्युनल की कॉग्निजेंस लेते हैं। ये आपको शोभा देता है क्या? देता है? नहीं, शोभा तो नहीं देता, लेकिन फिर भी दिखाना पड़ता है दर्शकों को, क्योंकि यहाँ भी हो रहा है। आप कब भर्त्सना करेंगे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो कुछ भी हो रहा है कम्युनल, इस प्रकार के अगर लव जिहाद के खिलाफ पहले कानून बना, अब मैं तो कल देख रहा था सुरमई अखियों में आरफा जी के, वो तो देख आंसू आ रहे थे। वो कह रहे थे कि बताइए कैसे, अगर ऐसे होगा तो हमारा फर्टिलिटी रेट तो कम हो जाएगा। तो ये कैसे मैनेज करेंगे बताइए इस प्रकार की चीजें। और क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि किस प्रकार से दर्शक योगी जी को सजेशन भेज सकते हैं कि इसी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो आ रहा है इसमें कुछ और बदलाव हो, जैसे कि शांति दूतों का वोटिंग राइट ही छीन ले अगर 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करे तो। इस प्रकार का भी कोई डेंजर काम होने जा रहा है क्या? वो तो हम पता नहीं, लेकिन एक चीज जो है योगी महाराज जो है वो बढ़िया किए हैं। वो जो है इन्होंने जो एक बच्चे वाला जो इंसेंटिव दिया है, तो जी वो इंसेंटिव जो है वो हिंदू जो है, वो आप जानते हैं हिंदू कैसा होता है। हाँ, हिंदू तो तो। वो इंसेंटिव जो हिंदू गरीब गुरबा है ना, वो इंसेंटिव लेके वो मस्त हो जाएगा। तो हम अगर 2 भी रखेंगे तो वो 1 रखेगा, तो हम तो डबल रहेंगे ही रहेंगे। डबल तो अब रहेंगे रहेंगे। ये बात अलग है कि कौनो जो है वो योगी जी को ये नहीं बता दे कि ये 1 वाला जो है, हम सुने हैं कि आज विश्व हिंदू परिषद ने उनको चिट्ठी लिख दी। ये विश्व जी हिंदू परिषद बहुत कम्युनल है, बिल्कुल सामाजिक समरसता बैलेंस बना के चलना नहीं चाहता। ये काहे को चिट्ठी लिख दी जी कि 1 वाला खत्म कर दीजिए। 1 वाला रहेगा तब तो हमारा डोमिनेशन बनेगा ही बनेगा। तब तो हम जी। 2 वाला लाभ भी ले लेंगे, उनको 1 वाला भी दिलवा देंगे, हम 1 के 2 रहेंगे। देखिए आप। ये श्री राम सेना संगठन के वहां पे जो है सौरभ शुक्ला जी हैं, वो उन्होंने भी चिट्ठी लिखती है सीएमओ में इसी बात को लेकर के कि हिंदू को भी कम से कम 3 बच्चे का अधिकार मिले, और सेकुलर जो है शांति दूत उसको 2 ही बच्चे का अधिकार मिले। ये थोड़ा सा इसकी हम भर्त्सना करते हैं। भर्त्सना करते हैं। चलिए ठीक है, संजय सर कह रहे हैं श्री राम सेना संगठन का भर्त्सना करते हैं दुख की घड़ी ऐसे में। इतना कम्युनल कैसे हो सकते हैं आप? नहीं, हिंदू को तो 3 बच्चे का अधिकार मिलना चाहिए और 2 बच्चे उनको, क्योंकि फर्टिलिटी रेट मैंने दिखाया सर, ये देखिए फर्टिलिटी रेट आपके सामने है, ये ज्यादा है ना फर्टिलिटी रेट। ये तो सब आप भेदभाव मत कीजिए, डीएनए सबका एक है। अच्छा अच्छा, डीएनए सबका एक है, कोई बात नहीं, डीएनए एक है तो डीएनए एक हो गया है। ये डीएनए के बारे में चलिए थोड़ा सा ये नमीशा खातून है मुंबई से, एक गरीब गुरबा लड़की है, 29 साल की, स्कूल ड्रॉप आउट है, प्रेग्नेंट हो गई थी, 7 बच्चे हैं मात्र। 7 बच्चे भीख मांग के गुजारा कर ही देते हैं, अल्लाह की नेमतें हैं। ऐसे में ये कोई लड़की लिख रही कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नीडेड। आखिर जब पेट पालन करने के लिए मोदी जी 500 रुपया दे ही रहे हैं खाते में, और ऊपर से भीख भी मांग ही ले रहे हैं, तो फिर क्यों ना पैदा करें।
देखिए, हजरत की सुन्नत फॉलो करनी चाहिए इनको। हजरत ने क्या कहा था? हजरत ने कहा था कि जिसको अल्लाह ने तय कर दिया कि उसको दुनिया में आना है, वो तो आएगा ही। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो कितनी ये बढ़िया। तो हजरत की सुन्नत है। हदीसें लोग पढ़ नहीं रहे हैं, और हाँ खासतौर से हाँ। रवीश जी, मुझे लगता है आपने भी आजकल हदीस वदीस पढ़नी बंद कर दी है। आप जो है वो अपना ईमान ठीक रखिए, तो कम से कम जैसा जाकिर नायक ने कहा था कि आपको जो आप जब दोजख में जाएंगे, क्योंकि कलमा तो आपने पढ़ा नहीं है, तो हम्म आपको जाना तो दोजख में ही है। तो आप हम्म। दोजख में आप जो 7वां तला है, जो सबसे खराब वाला, वहां नहीं जाके पहले पे रुक जाएंगे। तो अच्छा। आपकी जो तलाई वलाई होगी वो हम्म। उतनी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। तो कम से कम इसलिए आप हदीसें वदीसें तो पढ़ते रहिए, ऐसे मत कीजिए। व्हाट विल स्ट्रेटजी ऑफ ओवैसी अपकमिंग यूपी इलेक्शन? उसका क्या स्ट्रेटजी है बेचारे का? यूपी में न 9 में न 13 में, आप भी न नीतीश जी कमाल का सवाल करते हैं। सवाल ये कहिए कि रवीश कुमार का क्या स्ट्रेटजी होगा? हम बताइए संजय जी, रवीश कुमार जी। रवीश हमारा कुमार जी, स्ट्रेट आप बताइए, फिर हम बताते हैं। हमारा स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। हर एक फेक न्यूज को दबाया, प्रिंट स्क्रॉल, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में कांग्रेस के एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं सुजेवाला जी, वो हमको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आज जिस टॉपिक पे जो है सारा सबका न्यूज चलना चाहिए। बहुत कठिन ये हमारा बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आ जाता है हमारे पास, उसके बाद हम लोग प्राइम टाइम का एजेंडा तय कर लेते हैं। और योगी जी को तो एक तो ऑस्ट्रेलिया का कोई आदमी है जो कह रहा है कि योगी जी जैसा सीएम चाहिए, बताइए ले क्यों नहीं जाता ऑस्ट्रेलिया में? हमें भी ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा लिखा हुआ लड़का हमारे पास अखिलेश है ना आपके पास, तो आप अखिलेश को काहे नहीं करते हैं कि भाई तुम ससुरे जो है वो जाके ऑस्ट्रेलिया में उनसे बात करो? कैसे ये योगी जैसे कम्युनल को ये आगे कर दिए हैं? ये तो खुद ही वैक्सीन ले लिया, भाजपा का वैक्सीन, बताइए। मैं वैसे आ, लगातार लगातार आप बोल लिए रहा हैं कि हूँ। नहीं? आप लिए हैं कि नहीं? ले लिए हैं, चुपके से ले लिए हैं, किसी को बताया नहीं। ओहो, तो भाजपा जिंदा वाले लिए रहेंगे हैं तब। कि ऑक्सफोर्ड वाली लिए हैं? कौन सी लिए हैं? नहीं, भाजपा वाला ही लिए है, सस्ता भी था और फ्री में पहुंच गया। रवीश जी, आप तो लजा दिए हमको। आप ससुर, आप भी लजा दिए बिल्कुल। क्या बताएं, हम तो आपको ब्रजेश पांडे टाइम पे भी सपोर्ट किए थे, लेकिन आप जो है वो बिल्कुल निकम्मे निकले। हम क्या करें आपका? नहीं, मैं आपका शो चुपके चुपके अपने लोगों को दिखाता हूँ। आप मेरे समर्थक तो नहीं है, कम से कम जिस प्रकार से आप हमारे शो की और एनडीटीवी की धज्जी उड़ा रहे हैं, इसी वजह से टीआरपी, हमारे चैनल का टीआरपी जयपुर डायलॉग से सिर्फ इसी वजह से कम हुआ है क्योंकि लगातार आप हमें एक्सपोज करते हैं। ठीक थोड़े हो रहा है। अब देखिए क्या है कि रवीश जी, एक पुरानी कहावत है, वो जी। हम आपको सुना दें। और उसके भी दो वर्सन हैं। एक हाँ। तो थोड़ा सा भद्दा सा है, उसको हम छोड़ देते हैं। जो भला वाला है वो बता देते हैं। जी। और ऐसा है कि साहब, कि जो आगे झुका हुआ खड़ा होगा ना भैया, हाँ हाँ हाँ। तो तशरीफ पे लात उसी की पड़ेगी। अच्छा 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 अच्छा, आप हमको कम्युनल ढंग से कुछ सेकुलर चीज बताना चाह रहे थे। हम समझ गए ब्रजेश भैया हमको समझाए थे, ये बात एक बार अब चुपके से ले ये जाते हैं। आप जो है हाँ, और सेक्युलर वालों के सामने तशरीफ डाउन करके खड़े हुए हैं नवाबों की तरह। जी जी, तो करना जो भी पड़ता है आता भाई। है वो आपको पिछवाड़े पे लात मार के चला जाता है, तो हम भी उसका अपना वो रवा कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ये तो रिवायत है ना, आप नहीं, वो समझते तो नहीं ठीक है, लेकिन झुकाए है। हैं तभी तो सुन्नत भी मैक्सी है। से अवार्ड। अब आप समझते नहीं है कैसा। लेकिन संजय जी, आप भी नहीं समझते, लात तो झुकाए हैं पड़ेगी तभी तो भाई। मैक्सी से अवार्ड मिला है। आप तशरीफ जो है वो रखेंगे ऑफर पे, तो लात भी पड़ेगी और कुछ और भी पड़ेगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैक्सी से अवार्ड तो हमारे पास है। अवार्ड तो हमारे पास है। झुकाए हैं तो क्या हुआ? ये तो बात है, लेकिन वो मैग्सेसे अवार्ड का हमारी जनता जो है ना, वो कॉग्निजेंस ही नहीं लेती। और ये वो बात तो और है। केजरीवाल के पास भी है, उसका भी जो है वो जनता कम से कम सोशल मीडिया पे तो नहीं लेती। बाकी वो वोट कैसे खरीद लेता है वो तो खैर उसकी एक काबिलियत है, दूसरी तरह की है। वो मैग्सेसे से संबंधित नहीं लगती मुझको। वो उसके लिए तो संजय सिंह जैसे टिकट ब्लैक करने वाले चाहिए साथ में, वो कर लेते हैं तब। मतलब उसमें बहुत सारी संजय सिंह से कलाकारी। याद आया, उत्तर प्रदेश में संजय सिंह नाम का एक बहुत अच्छा आदमी, आम आदमी पार्टी से जो है,
वो हमारे साथ जो है जुड़ गया है। अब उसका प्रमोशन करेंगे ताकि केजरीवाल की सत्ता जो है 2024-22 में कम से कम उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं तो 15-20 सीट तो ले ही ले। हम तो जानते हैं कि अब इस सर्वे के बाद तो भरोसा ही उठ गया है कि अखिलेश यादव जो है वो सत्ता में आएंगे, क्योंकि ये सर्वे जो है इसने मुझे आज सुबह से सोने नहीं दिया। ये बात सही है, मैंने प्राइम टाइम में भी कहा था कि इतना आसान नहीं है योगी को हरा। 51% वोट मिला है जी लोकसभा में, और तुमको मिला है 18%, और गठबंधन को मिला दे तो 36%, तो नहीं जीत पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मेहनत कर लेते हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुझे डांटा कि ये जो गंगा नदी पे तुम लाश का ये सब फैला रहे हो, मत फैलाओ, ये तो रिचुअल है, कल्चर है। संजय जी आप ये बताइए कि ये जो रिचुअल कल्चर की आप लोग बात करते हैं, सनातन धर्म की हेरिटेज के बारे में, कभी इस्लाम के हेरिटेज के बारे में बात की है? उसका भी तो अपना एक कल्चर है, हेरिटेज है। इस्लाम का कल्चर है? अच्छा, जिहाद कल्चर नहीं है? जानकर हमें प्रसन्नता हुई। जिहाद ही कल्चर है ना जी। इस्लाम का कल्चर तो जिहाद ही है। ये बहुत बड़ा कल्चर है और इस समय पूरे देश विदेश पूरे विश्व में हम फैलाए हुए हैं इसको। तो आप तो इसलिए आप अगर उसको कल्चर कहें तो ठीक है, जिहाद ही है, कल्चर है इस्लाम का, ये तो हम मान लिए आपकी बात। लेकिन वो कल्चर हमारा साझा कल्चर तो नहीं था। अब आप उसको काहे साझा कल्चर बता रहे हैं? साझा डीएनए इस वजह से काहे से आप बता रहे हैं? साझा डीएनए की वजह से। भागवत जी ने जो समर्थन किया हमारे इस बयान का, तो गए हुए थे माइनॉरिटी का ही। वो तो आपकी किताब भी विमोचन नहीं करने आ रहे हैं, बताइए। आप किताब तो कौन विमोचन नहीं करता, वो अलग बात है कि वो अभी भी बेस्ट सेलर चल रही है 32 हफ्ते बाद भी। और वो तो इस वजह से क्योंकि आपके पास और ख्वाजा साहब जो हैं उनकी किताब कहीं मिल ही नहीं रही। बैठिए संजय जी, अभिषेक तिवारी आपका ढूंढ के आ रहे, आपके पास कहीं ख्वाजा साहब की किताब हो तो वो हमें भिजवाइए, तो हम कम से कम उसको पढ़ें, उसके ऊपर मनन करें, उसको गुने, उसको समझें और उसके अनुसार जो है लोगों का डीएनए जो है निर्धारित करने का प्रयास करें। अच्छा, हम जानते हैं वो क्या है ना कि अभिषेक तिवारी आपका वीडियो सब टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता है। आप देखें किताब लेने के भी वो बोल रहा है, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि हिंदी वर्जन भी आने वाला है। लेकिन इस प्रकार से जो आप लोग ये लोग जोड़ करके रवीश खिलाफ बोलते हैं, अच्छा लगता है? अरे हमें तो अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता तो हम क्या करें? अच्छा, ठीक है, एक दिन किशनगंज से चुनाव लड़के बताएंगे आपको। अब किशनगंज में आप चुनाव लड़के हमारा क्या उखाड़ लेंगे? हम तो जयपुर में बैठे हैं। हाँ, तो जयपुर में जिहाद चल तो रहा है, ये देखिए, जिहाद नहीं है क्या जयपुर में? जिस प्रकार से ये लड़के को पीटा गया है जयपुर में। अच्छा, ये जिहाद से याद है कि देखिए किस प्रकार से जो है पुलिस खुद बोल रहा है, देखो केस वापस कर लो बंगाल में, और एनएचआरसी के मेंबर को आप लोग भिजवाए थे, उसी को कुटवा दिए हैं हम लोग। कुछ कहना है आपको इस पे? अरे तो वो तो क्या बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा था ना, बताइए। आतिफ रशीद नाम का आदमी, और जाके भाजपा के एनएचआरसी की तरफ से जाके वहाँ पर हमारे जो भाई लोग हैं, भाईजान लोग हैं, उनके विरुद्ध प्रूफ इकट्ठा कर रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? गुजरात के आपके एक सीएम है गहलोत जी, कहते हैं टमाटर खाओ। बाद में मैंने सुना तो उन्होंने कहा नहीं है भाई, राजस्थान का है। हाँ, राजस्थान के सीएम है, तो रोज बोलते हैं टमाटर खाओ, टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। मैंने उनसे पूछा ये क्या होता है? ऐसे नहीं बोलते हैं आप सही एक्सेंट नहीं, आप ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा, तो टमाटर खाओ, टमाटर खाओ, मतलब टमाटर खाओ, कमा कर खाओ, कमा कर खाओ, टमाटर खाओ। सुनिए आप ध्यान से, कमा कर खाओ। आपको सुनाई नहीं पड़ता ठीक से। वही थोड़ी सी समस्या हो जाती है, माइक वाइक शोर वोर था। ये जो आपको लग रहा है ये सब जो दुष्प्रचार हो रहा है कि रेप हो रहे हैं, अच्छा इसमें एक अभिषेक तिवारी है जो बोल रहा है कि इसमें 90% रेप केसेस में मुसलमान इन्वॉल्व हैं। ये सब आंकड़े आप तो मैंने आपको कहा ना कि आप हदीसे वदीसे पढ़ना छोड़ दिए हो। अब हदीसों में आप पढ़िए ना, तो ये तो मुसलमानों का जो मजहबी अधिकार है ना, लिखा हुआ है उसमें
कि जो काफिर काफिर की औरत होती है, काफिर की प्रॉपर्टी होती है, वो सब माले गनीमत होता है। तो उसके ऊपर मुसलमान का ही अधिकार है, वो लूट का माल है। तो इसलिए दुख हम खत्म क्यों उसको, दुख कैसे खत्म होगा? आप हदीस नहीं पढ़ते हैं? आपको, मुझे लगता है जाकिर नायक साहब से हमें सिफारिश करनी पड़ेगी कि आपको दोज़ख के जो सबसे निचले हिस्से में उसमें भेजा जाए। जाकिर नायक से याद आया, बिल्कुल आप दीन की सेवा नहीं कर रहे हैं। जाकिर नायक से याद आया, यूट्यूब पे उनका चैनल शबाब पे 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए। जाकिर नायक बस अभिव्यक्ति किया जाती। तो आप क्या चाहते हैं? मोस्ट वांटेड आदमी का इंडिया में 4 लाख सब्सक्राइबर हो जाना अपने आप पे बताता है कि 4 लाख तो कम से कम लोग जो है वो दीन को फॉलो कर ही रहे हैं। तो बहुत कम है, हमें 4 करोड़ चाहिए। वो भी हो गए इंशाल्लाह। संजय सर, थोड़ा सीरियस नोट पे आ जाते हैं। अब ये पूरा पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, वैसे तो ये ड्राफ्ट एक्ट है और ड्राफ्ट पे अभी सजेशंस मांगे गए हैं, तो सजेशंस दिए जाने चाहिए। सभी लोगों को गंभीरता से इसको देख के इसके ऊपर सजेशंस दें इसके ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 2-3 इश्यू हैं। देखिए, किसी भी तरह का जो सोशल चेंज किसी कानून के दायरे से, ये कानून के माध्यम से लाया जाना सदैव एक दुष्कर कार्य होता है। इसको यदि हम समझे कि कोई भी आपका एक होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्राइम है उसको कंट्रोल करना है उसके लिए, और कोई सोशल प्रैक्टिसेस हैं, इसको जब आप कानून लगाते हैं ना, तो वो कानून की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसका कार्यान्वयन किस प्रकार होता है। और 35 साल प्रशासन में मैंने रहकर ये देखा है कि जो इस क्षेत्र में जो भी कानून बनते हैं उनका क्रियान्वयन जो है वो बहुत ही या तो हल्के तरीके से होता है, या फिर बिल्कुल आप ये समझिए कि जिसके पास भी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला स्थिति हो जाती। और मेरा ये भी अनुभव है 35 साल में कि मुसलमानों को बिल्कुल इसमें टच नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे एग्जाम्पल है शारदा एक्ट है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। और चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट आप देखेंगे कि आखा तीज पे तो पूरी यहाँ जैसे राजस्थान में पूरा अमला चुस्त दुरुस्त होके और वो रोकने में लगा रहता है। लेकिन जब मुसलमानों में ये होता है तो उसको शरीयत का नाम लेके और आंख मूंद ली जाती है। जी। न केवल ये, यहाँ तक कि कोर्ट्स तक में ये कंफ्यूजन है कि भाई उनके ऊपर शरीयत लागू होगी या कि शारदा एक्ट लागू होगा, जबकि बिल्कुल ये स्पष्ट है कि यदि किसी भी प्रकार का क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्रिमिनल लॉ के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे। लेकिन उसने शरीयत एक्ट, एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट 1937 है, जो अंग्रेजों ने, जिसके जरिए कल मैंने इस पे एक एपिसोड किया था, कि यूनिफॉर्म मुस्लिम कोड बनाया था, जो पहले कभी भी नहीं था, यानी 1300 साल वो नहीं था। और उसको जब सरकार बनी 1937 में और सेंट्रल लेजिस्लेचर में कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, उन्होंने इसका साथ दिया और मुल्लाओं ने प्रेशर डाल के ये यूनिफॉर्म मुस्लिम एक्ट बनवा के, जो जिनको हम कहते हैं कि साहब की जिनकी हिंदवानी रिवायतें हैं और जिनके आचार व्यवहार में हिंदूपन था, उसको सबको समाप्त करने के लिए वही 1937 का एक्ट बना था। तो यदि आपको सीरियसली ये बात करनी है कि भाई ये जो है वो DNA एक है और उनके, तो ये आप ये 1937 का जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, इसको क्यों नहीं आप रिपील करते? इसको रिपील करते ही जो शारदा एक्ट का कंफ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, सिविल लॉ क्या होते हैं, हर तरह का लॉ सिविल लॉ है भाई। आपका रेंट कंट्रोल लॉ क्या सिविल लॉ नहीं है? आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या सिविल लॉ नहीं है? आपका मोटर व्हीकल एक्ट का सिविल लॉ नहीं है? सिविल लॉ, ये सब सिविल लॉ है। प्रॉपर्टी लॉ सिविल लॉ नहीं है क्या? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिविल लॉ नहीं है क्या? आपका जो टेनेंसी एक्ट है वो क्या सिविल लॉ नहीं है? तो यूनिफॉर्म सिविल लॉ हर क्षेत्र में है।
आपके केवल आपका ये जो पर्सनल लॉ का स्पेस है वहां नहीं है, वहां भी था। और जब से ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 लाया गया है तब से ये डिस्टर्ब हुआ है। तो अगर आपको वाकई यूनिफॉर्म सिविल लॉ लाना था तो आप सबसे पहले तो इस एक्ट को रिपील कर ले। इसको रिपील किए हुए या इसको ओवरराइड किए बिना आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते, यानी यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते, एक बात। और दूसरी बात, जिस पर्सनल लॉ में जो यूनिफॉर्मिटी लाने की बात है वो आप कई बार लोग गोवा सिविल कोड का उदाहरण देते हैं। गोवा सिविल कोड जो है वो बेसिकली क्रिश्चियन लॉ को, पोर्चुगीज है ना, वो क्रिश्चियन लॉ को सबके ऊपर लागू कर देता है। जी जी। तो वहां पर जो हिंदू मैरिज भी होती है वो मान्य तभी होती है जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, अब इवन हिंदू मैरिज इन गोवा इज रिड्यूस्ड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो संस्कार नहीं है, वहां सैक्रमेंट नहीं है, जबकि हिंदू कोर्ट बिल जो है वो उसको संस्कार करता है। तो आप एक लॉ नहीं ला सकते, आप यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई भी पर्सनल लॉ जो होगा उसमें यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स होंगे। जैसे सबकी एज ऑफ मैरिज एक होगी, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का अलग अलग नहीं होगा। दूसरे, सभी का डिवोर्स जो है वो कोर्ट में होगा। फिर तीसरे, आप ये कह सकते हैं कि सभी का अडॉप्शन का राइट सबका सेम होगा। मुसलमानों में तो अडॉप्शन का राइट नहीं है, जो चाहते हैं अगर अडॉप्शन करना तो वो तो फिर उसमें शरीयत आड़े आ जाती है, क्योंकि वहाँ तो वहाँ अलाउड ही नहीं है। इसी तरह से गार्जियनशिप पे जैसे ये देखिए 4 मुख्य एरियाज हैं। नंबर 1 मैरिज एंड डिवोर्स, और आपके नंबर 2 इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, और नंबर 3 है अडॉप्शन, और नंबर 4 है गार्जियनशिप। ये आप इनको 4 मान लें या इनको 6 मान लें, ये जो क्षेत्र है ये आते हैं पर्सनल लॉ के अंतर्गत। और इनके आप यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब कर दें कि उसके बाद फिर ये नहीं है कि साहब के मुसलमान को भी कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना पड़ेगा या हिंदू को भी जाके कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना पड़ेगा जैसा गोवा में होता है। वहाँ 7 फेरे तो मान्य करने ही पड़ेंगे, संस्कार तो मान्य करना ही पड़ेगा। आप संस्कार को कॉन्ट्रैक्ट में रिड्यूस नहीं कर सकते जैसा गोवा में। बिल्कुल। गोवा सिविल कोड का आप इम्प्रूवमेंट एक कर सकते हैं, यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स कर दीजिए। और जैसा मैंने कई बार कहा है, कल भी मैंने एपिसोड की थी, उसमें भी मैंने कहा था कि भाई डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डज नॉट मीन वन सिविल कोड। हाँ, उसका अर्थ जो है वो गोवा सिविल कोड की तरह वन सिविल कोड नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसका मतलब वन सेट ऑफ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है। तो ये यदि स्पष्ट हो जाए तो मुझे लगता है कि बातें काफ़ी ठीक ठाक सी हो सकती हैं, क्योंकि अभी इसमें जो है बहुत सारा, मैं कहूँ कि गोलमोल बातें हो रही हैं, लोगों को स्पष्टता नहीं है इसके ऊपर। मेरा एक आर्टिकल है medium.com पे, मेरा जो ब्लॉग है उस पर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नॉट वन सिविल कोड। उसको लोग जाके पढ़ सकते हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मैंने उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हुई थी उसमें जो बातचीत हुई थी उसमें अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी और डॉक्टर अंबेडकर मुख्यतः बोले थे। तो वो पूरा मैंने उसमें उद्धृत किया है, उसका रेफरेंस भी दिया है। आप जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का जो पेज है उस डेट में जाके, डेट बता देता हूँ आपको मैं, 1 सेकंड आप रुके। हम आपके ब्लॉग का दर्शकों को बता देता हूँ जब तक। संजय सर का जो ब्लॉग है, मैं उस ब्लॉग है उसको मैं कम्युनिटी पोस्ट पे कल जैसे ही ये होता है मैं कल डाल दूंगा, ताकि आप लोग भी पढ़ लीजिएगा इस इशू को। 23 नवंबर 1948 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में जाके आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैं अभी आपको भेज दूंगा, तो आप स्वयं इसको देख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को यदि इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो फिर किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि उसको
अंड बंड तरीके से इधर उधर से करके ऐसे सबसे, क्योंकि समस्या कौन क्रिएट कर रहे हैं? समस्या इसमें ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा बोल रहा है जो आपका इस्लामिक तबका बोल रहा है, और इस्लामिक तबका जो बोल रहा है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो झूठ इसलिए बोल रहा है कि 1937 में इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट लागू करवाया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जबरदस्ती इन्होंने इसलिए करवाया क्योंकि सारे मुसलमानों को ये अपने कब्जे में रखना चाहता था, ये पूरा का पूरा जो ये आपका AMM क्लास है, अशराफिया मुल्ला मौलाना। और उसके बाद एक ऐसा कानून पास करवाया जो शरीयत के ही खिलाफ है 1939 में, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939। वो मुस्लिम महिलाओं के लिए है, क्योंकि वैसे क्या था कि बहुत सारी जो मुस्लिम महिलाएं प्रभावशाली थी वो इस्लाम से बाहर निकलने के लिए दूसरा धर्म जैसे ही कबूल करती थी तो वो इस्लाम के हिसाब से उनकी जो मैरिज थी वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाती थी। इस्लाम के मुताबिक ये है कि आप जैसे ही मुर्तद बने, आपने इस्लाम छोड़ा, तो आपका निकाह इत्यादि जो है वो भंग, ऑटोमेटिक भंग हो जाता है। अनुराग जी कह रहे हैं वन चाइल्ड पॉलिसी इज बेटर देन टू चाइल्ड, बिकॉज़ बाद में ले लेंगे, एक मिनट, फ्लो मत रोकिए मेरा। नहीं बता रहा हूँ। तो क्या मैं कह रहा था? वो शरीयत से जो है उन्होंने शादी के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट में ये प्रोविजन ला दिया कि यदि कोई महिला जो है वो अपना धर्म बदल भी लेती है, उसके बाद भी उसको डिक्री लेनी पड़ेगी काजी से मैरिज डिसॉल्व करवाने के लिए। ये पूरी तरह से शरीयत के विरुद्ध है, लेकिन लागू है। तो ये जो ढोंग करता है आपका जो इस्लामी अशराफिया मुल्ला मौलाना तबका है, इस ढोंग को लोग समझने का प्रयास ही नहीं करते। याद कि जो लोग जब बात करते हैं ना, समरसता की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, समादर की बात करते हैं, वे इस्लाम के भीतर जाना ही नहीं चाहते। इस्लाम को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि यदि ऐसा होता तो इस तरह की बात नहीं होती जिसमें कहते हैं कि साहब की इस्लाम तो अच्छा है, मुसलमान गलत है। अब बिल्कुल है ठीक उल्टा इसका। तो संजय सर, ये जो एक्ट आ रहा है, बिल आ रहा है, इसको लेकर के तो हमने वो श्री राम सेना संगठन का ही वो उदाहरण दिया मैंने, कि जैसे कि हमने चूंकि ये सीरियसली उठाया इस मुद्दे को और ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम भेज रहे हैं कि देखिए भैया, TFR 2005 में क्या था, 2020 में फिलहाल जो है रिपोर्टेड है, उसके हिसाब से क्या है। तो चूंकि ये ऑलरेडी इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, तो हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चा पैदा करने का अधिकार मिला, जबकि मुसलमानों को सिर्फ 2 बच्चा पैदा करने का। भले आप मुझे इसको लेकर के कम्युनल कहें, पर वास्तविकता और आंकड़े तो यही कहते हैं कि हमारी फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी काफी, संजय सर, कम हो चुकी है। तो हो सकता है इसको ऐसा है कि आपको इसको इंटेलिजिबल और रैशनल क्राइटेरियन बनाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के अनुसार आप इस प्रकार से भेद नहीं कर सकते। आप इसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो आर्टिकल 14 है भारतीय संविधान का, उसमें आपको एक्सेप्शन मिलता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन से। यदि आप कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो मान्य है, और यदि आप समुदायों के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं माना जाएगा। ऐसा केस लॉ लगातार सुप्रीम कोर्ट में आता रहा है, तो वो मान्य नहीं होगा। तो इसलिए यदि आप इस तरह का प्रपोजल करते हैं तो वो लीगली स्टैंड नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली स्टैंड नहीं करेगा। इसलिए मैंने भी कल कहा था और कहा कि जिस तरह से असम ने किया है, आप उसके ऊपर विचार करें। असम ने कुछ इंटेलिजिबल क्राइटेरिया डाले, जैसे उन्होंने कहा कि साहब के लेबर क्लास या टी गार्डन लेबर या इस तरह से उनकी डेमोग्राफी का कंपोनेंट अलग हो सकता है, यहाँ का अलग हो सकता है, लेकिन आपको क्राइटेरिया जो है वो इंटेलिजिबल बनाना पड़ेगा। आप या तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया डालें या उसमें बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया डालें, इस तरह से कोई क्राइटेरिया डाल के, या उसमें SC ST डालें। जब तक आप ये क्राइटेरिया नहीं डालेंगे उसमें, तब तक आप इस प्रकार से इसका जिसको कहते हैं कि एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। अच्छा। अगर आप ये कहेंगे कि साहब हिंदुओं को अलाउ हो, मुसलमानों के ऊपर ही लागू हो, नो, इट विल बी स्ट्रक डाउन इन अ मिनट। 1 मिनट नहीं लगेगा कोर्ट को इसको स्ट्राइक डाउन करने में। इसलिए आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है वो आपको लाने पड़ेंगे।
ये मेरा निवेदन है। और इसके ऊपर मैंने ये कहा था कि भाई ये तो आप क्राइटेरिया इस प्रकार से बनाएं। एक चीज असम वाला देख ले, मुझे उनके क्राइटेरिया बिल्कुल सॉलिड लगते हैं। मुझे भी दूसरा, जो लगा था असम में जो है वो एक बेहतर। एक बच्चे के ऊपर जो इंसेंटिव दिया जा रहा है वो मेरे विचार से बिल्कुल गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि उसके कारण जो गरीब हिंदू है उसने ही पॉपुलेशन बैलेंस मुसलमानों के साथ हिंदुओं का स्थापित करके रखा हुआ है। और उस गरीब हिंदू को यदि आप एक बच्चे का इंसेंटिव देने लगेंगे तो आप ये जानिए कि मुसलमान तो कोई भी 2 से कम करेगा ही नहीं, फिर उसको आवश्यकता ही नहीं, वो तो 2 करके इंसेंटिव भी ले लेगा। और इधर आप 1 का इंसेंटिव लेते रहेंगे, वैसे ही उनकी डबल हो जाएगी। तो ये एक वाला जो है ये मेरे विचार से बहुत ही घातक एक प्रावधान है। और इस एक का तो बिल्कुल कहीं नाम ही नहीं होना चाहिए। मैंने आज पढ़ा था, शायद विश्व हिंदू परिषद ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर भी दिया है। तो श्री राम सेना आधिकारिक रूप से कर रही, तो श्री राम सेना भी इसके ऊपर करे कि भाई ये जो एक वाला है, ये एक वाला तो बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं। उसके लिए मैं स्पेशली आपसे थोड़ा सा व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट ले लूंगा, सारे डिटेल ले लूंगा, और तब और जो आपका जो 2 वाला भी जो आप जो क्राइटेरिया डलवाना चाहते हैं तो वो क्राइटेरिया इस प्रकार से डलवाएं जिससे कि वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की संज्ञा में आ सके। नहीं तो फिर वो कोर्ट में जाके पिट जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो कम से कम इसमें हम पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी समुदाय को तो हम अलग करा सकते हैं, एक ये प्रोविजन तो हो ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा और आदिवासी, ये सब अलग करवा सकते हैं। आदिवासी उत्तर प्रदेश में अधिक है नहीं, एक मिर्जापुर जिले को छोड़कर। हाँ, आदिवासी तो यूपी में ज्यादा है नहीं। वैसे ये टी वाला जो असम में मैंने देखा कि जो काम करते हैं ये लोग जो है, इनको रिलैक्सेशन दी गई। तो अभी तो ड्राफ्ट मांगा गया है, ये सारी चीजें दर्शकों हम मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, हमारा संगठन जो है संजय सर के निर्देश के अनुसार जैसा भी, क्योंकि ये इनको प्रशासनिक कार्यों का बहुत ज्यादा अनुभव है, हमारे संगठन में ऐसे कोई लोग नहीं, तो संजय सर के इसमें आप नेतृत्व में ही कह सकते हैं, एक ड्राफ्ट तैयार करके योगी जी के पास भेजेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है। सर, एक सवाल मन में अब ये आ रहा है कि मुसलमान भी विरोध कर रहे हैं और हिंदुओं में भी ये तो है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट चाहिए, लेकिन जो कानून है वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन की जो आप बात करें कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो ही नहीं पाएगा। तो इस फर्टिलिटी को रोकने का कोई और उपाय आप सजेस्ट कर सकते हैं? आपको लगता है कि ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये इम्बैलेंस ही तो सबसे बड़ा मुसीबत का जड़ है हमारे। देखिए, ये जो इम्बैलेंस है ना, आप एक बार इसको वापस लाएं स्क्रीन पे, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें भी मैं तो इसके प्रति बहुत आशान्वित हूँ। आप देखिए, आप TFR 2005 जो है आपके NFHS का जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो बिहार का जैसे एग्जाम्पल ले लें, ये आपको दिख रहा है कि गैप है 1.0 और वो 10 साल में वो गैप घट के हो जाता है 0.6। जी। जैसे असम है, असम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1.7 का गैप है जो आधा हो जाता है, 0.8 हो जाता है। जी। आपके 2020 का, बल्कि ये मेरे ख्याल से ये 2019-20 का जो डेटा है ये है आपका जो आप बता रहे हैं। फिर एक मिनट रखें उसको वापस। आप इधर देखिए, जैसे गुजरात का है तो वो बिल्कुल बराबर मात्रा में कम हो रहा है। यहाँ 0.3 का भी यहाँ 0.3 बना हुआ है। और जैसे ये है आपके केरल में भी कम हुआ है, लेकिन केरल में सबसे ज्यादा इम्बैलेंस क्रिश्चियंस के कारण है। उनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो सबसे ज्यादा कम है। जी जी। और लेकिन एक चीज अगर हम देखें कि बंगाल में तो गैप बहुत ज्यादा नजर आता है पहले नजर में, 2005 के अनुसार कम जरूर नजर आता है। कर्नाटक में जरूर ये बढ़ा है। कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि बढ़ा है। ये आश्चर्यजनक है क्योंकि कर्नाटक में बाकी सब इस स्थितियों में जो गए, और JNK में तो बिल्कुल आप समझिए कि लगभग बराबर है। तो वहां तो अलग स्थिति, लेकिन क्या है ना सर, कर्नाटक में मैं समझ सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो स्थिति है, और जब पॉपुलेशन का एक सीधा सा संबंध इकोनॉमिक कंडीशन से होता है, ये हर पॉपुलेशन स्टडी में आप पाएंगे।
तो जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होती हैं और विशेषकर से जो हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव होती हैं, तो जब इकोनॉमी और हेल्थ कंडीशन जब इंप्रूव होती हैं तो ये आपके एक ऑटोमेटिक एक नीचे जाता है। इसलिए इसमें आपको कानून के बनिस्बत आपको नीतियों के माध्यम से इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। अच्छा अच्छा। कानून अगर आप लाएंगे ना तो कानून में फिर क्या है कि बहुत सारी जगह पे आप वो बंदर के हाथ में उस्तरा दे देते हैं, फिर वो बंदर जो है वो किसको काटेगा किसको नहीं काटेगा वो फिर पता नहीं चल पाता है। तो मैं तो सही बताएं तो मैं तो शुरू से ही इसमें कानून के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। मैं तो सोशल स्फीयर में कानूनों के माध्यम के बजाय दूसरे माध्यमों से सदैव ये फेवर करता रहा हूँ। ये मेरा अनुभवजन्य है, क्योंकि हमने देखा है कि आप समाज में यदि प्रशासन के माध्यम से भी यदि काम करके और नीतियों के माध्यम से, इंसेंटिव्स के माध्यम से यदि आप काम करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता मिलती है, बजाय कि आप कानून का लाठी उसके ऊपर मारें। मैंने कहने का मतलब है नसबंदी के अलावा मुसलमानों का कोई उपाय नहीं तो उसका तो आप रिएक्शन देख लिया ना, और क्या हुआ उसका रिएक्शन? मुसलमानों का क्या कही थी, हिंदुओं ने भी वही रिएक्शन किया। और वो उसकी वजह से जो आपकी जो जनसंख्या वो संभवतः स्टेबलाइज हो जाती 20 साल पहले, उसमें 20 साल का डिले हुआ। यदि संजय गांधी उस तरह से जातियां नहीं करते तो इसमें ये जो पूरा जो एक नेचुरल प्रोसेस चल रहा था वो डिसरप्ट नहीं होता। आप नीतियों के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, एक्सटेंशन के माध्यम से ये सारा कार्य कर सकते थे। तो ऐसा मेरा मानना है। लेकिन यदि आप कानून ला भी रहे हैं तो कानून जो है उसको आप बहुत अधिक कठोर न बनाइए, एक तो, और दूसरा जो है उसमें आप जो पिछड़ा हुआ तबका है और इसको इस तरह से टेलर करें जैसे आसाम ने किया है, जिससे कि जो आपका टारगेट ग्रुप है उसके ऊपर असर पड़े। अब आप आपके ऊपर कि साहब आप जॉब नहीं देंगे। बदरुद्दीन अजमल ने क्या कहा कि हमारा कोई आदमी जॉब करता ही नहीं है, करता ही नहीं, आप मत दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई जिसको पंचर लगाना है वो पंचर ही लगाएगा। लेकिन पैदा तो हॉस्पिटल में ही करता है, हॉस्पिटल वाला आ जाएगा वो। देखिए उनके पास जो है एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म है, आपके पास नहीं है। ये आप समझिए। आपको सब कुछ जो है वो वॉलंटरी बेस पे कराना पड़ता है। तो अगर इस तरह का रेजिस्टेंस होगा तो पता चलेगा कि वो रिवेंज फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। जी, ओम प्रकाश जी का सवाल है, संजय सर यूसीसी से लव जिहाद कानून प्रभावी नॉलिफाई हो जाएगा? ऐसा तो नहीं लगता मुझे। यूसीसी से पर से तो नहीं होगा, पर से यूसीसी से उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? तो स्पेशल मैरिज एक्ट आज भी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अबे स्पेशल मैरिज एक्ट तो शुरू से ही है इंटरफेथ मैरिज के लिए, लेकिन वो उससे क्या हो रहा है? किडनैप कर ले जाते हैं। किडनैप कर नहीं, वो तो जमीन पे बहुत ज्यादा। अब इनफैक्ट अब तो बंगाल और बिहार से ज्यादा तो फिलहाल मैं चिंतित राजस्थान के लिए हूँ कि हमारा संगठन राजस्थान में कैसे फैले, क्योंकि जो राजस्थान में स्थिति हो गई है वो बड़ी विकट स्थिति हो गई पिछले 6 महीने। रोज कॉल आते हैं कि सर यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है राजस्थान में। तो ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत अपने चरम पे, और उनके अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सांप्रदायिक शक्तियां, सॉरी सेकुलर शक्तियां हैं, वो हद से ज्यादा लव जिहाद, मर्डर, ये सारी चीजें हो रही है। तो ये सारी चीजें हो रहा है। और वो तो ये तब है राजस्थान में कि राजस्थान में आप देखें कि राजस्थान में परंपरागत रूप से यहाँ पर अशराफ मुल्ला मौलाना का बोलबाला नहीं था। यहाँ कोई अलीगढ़, कोई देवबंद, कोई बरेली और इस तरह के जो तरह तरह के तमाशेबाजियां हैं वो इस तरह की यहाँ नहीं रही हैं। और यहाँ पर अधिकतर जो आप देसी पसमानदा इस टाइप के या मेव या जो या तो यहाँ आबादी या तो शहरों में है या मेवात में है या आपके बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्र में बॉर्डर पे है। सीमित आबादी, सीमित आबादी 2 जगहों पे तो कॉन्सेंट्रेटेड है।
यानी मेवात में कॉन्सेंट्रेटेड है काफी कुछ, और आपका जो बाड़मेर जैसलमेर का और बीकानेर का जो आपका बॉर्डर का इलाका है, ये बीकानेर में आप उठा के देख लीजिए, कोलायत तहसील से नीचे नीचे थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ तहसील में, खाजूवाला तहसील में, और तो बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर के आपके बॉर्डर के 20-30 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है, और मेवात में कॉन्सेंट्रेटेड है। ये तो ऐसे है जहाँ पर रूरल एरियाज में आबादी है, बाकी शहरों में ही है, गांवों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इतना ज्यादा हो रहा है यहाँ पर इस तरह का उन्माद इसलिए नहीं रहा कि यहाँ पे अशराफ मुल्ला मौलाना की हैसियत नहीं थी। हमारे तो कई उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ तो हिकारत से नाक मुंह सकोड़ते हैं, अरे सर ये क्या है, यहाँ के भी मुसलमान कोई मुसलमान है क्या, ये तो बिल्कुल है। ये बात सही है, हमारे यहाँ होते हैं साहब मुसलमान, और हम तो बाकी लोगों से बात ही नहीं करते हैं, हम तो या तो अपर क्लास के लोगों से बात करते हैं, हिंदुओं में भी यहाँ की तरह। ये बात मैंने देखी है गया था तो। आप ये देखते होंगे हमने तो कम से कम अभी कुछ दिनों से तो आप कहीं देख दाग भी लो तो यहाँ तो बुर्का उर्का कहीं दिखता ही नहीं था राजस्थान में। तो ये अचानक क्यों हो रहा है, हद से ज्यादा फिर कैसे बोलने लगे? तो ये शुरुआत हुई थी, ये तबलीगियों ने की थी शुरुआत। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था बाड़मेर में, तब ये तबलीगी आते थे, मैं इनको जाने नहीं देता था बॉर्डर पे। अच्छा। वहाँ पे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1963 लागू है, जिसमें आपको जो पहले जो NH-15 हुआ करती थी उसके अंदर आप वो परमिट एरिया था, उसमें जाने के लिए आपको परमिट चाहिए होता था। तो मैं तबलीगी को परमिट नहीं देता था, क्योंकि मुझे ये इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला था, तो मैं इनको परमिट नहीं देता। तो ये तबलीगियों ने वहाँ बहुत ज़्यादा काम करके और उनको जाके, तो पहले तो वहाँ सब लोग लगभग एक सा पहनावा पहनते थे, और आपको उनमें जो अंतर था वो उनकी पगड़ी से ही पता चलता था। पगड़ी सब अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग तरह की पगड़ी पहनती थी। तो जो मुसलमान थे वो एक कलगी लगी हुई पगड़ी, बीच में कलगी लगी हुई पगड़ी पहनते थे, और राजपूत जो थे वो अपना वो रंग बिरंगा या पचमेला साफा, जाट अपना अपने तरह का स्टाइल का एक सफ़ेद साफा, इस तरह से आप देख के पता कर सकते थे हाँ भाई ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जो साफे से। बाकी जो था वो पहनावा लगभग एक जैसा होता था। अब तो बहुत अंतर आ गया है। अब आप ये देखिए वो लुंगी पहनने लगे। ये तो बिहार में दिखता है कि मतलब गया वगैरह साइड आप जब आए होंगे वोट कराने, तो आप तो आए हैं बिहार में बहुत बार, 2-2 बार आप आ चुके हैं। तो ये गया वगैरह साइड के जो है ना, वो मुसलमान वो लुंगी वगैरह पहन के टिपिकल अपने आप को बंगाली मुसलमान से रिलेट करने का प्रयास करते हैं। नहीं बस ठीक है। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून आसाम में है, यूपी में दर्शकों हम लेकिन इसमें भी बहुत सोच विचार की जरूरत है। इसको मुझे लगता है बहुत जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, इसका उल्टा असर पड़ेगा। इसका उल्टा असर और जो हम अचीव करना चाहते हैं वो ना हो के पता चला कि जो हमारी जो जनसंख्या है और जो हमारे जो वर्ग जो है जिन्होंने जनसंख्या बैलेंस मेंटेन कर रखा है, वो उनकी तो जनसंख्या कम हो जाएगी और मुसलमानों की जनसंख्या को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करके फिर इसको लागू करना चाहिए। बिल्कुल। संजय सर हमारे साथ आज आप लाइव में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। 1 घंटे का टाइम हमने आपसे लिया। आज आपका ऑफ रहता है, फिर भी बच्चे की जिद पे आप आ जाते हैं। एक्चुअली दर्शकों ये मैं मानता हूँ, मैं संजय सर को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, तो मुझे बच्चे की तरह प्यार भी करते हैं। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप हमारे संगठन को गाइड करेंगे इसके लिए कि उसमें कानून की जो लूप होल्स हैं कम से कम दर्शकों को। बिल्कुल करेंगे। 1-2 इसमें प्रश्न मैं देख रहा हूँ कैसे है। प्रश्न था वो अनुराग सिन्हा जी का कोई प्रश्न है, 1 child पॉलिसी इज बेटर देन 2 child बिकॉज इफ वी ब्रिंग 2 child पॉलिसी then Hindus will only produce 1 child but Muslims will produce 2 child। ना ऐसे नहीं होता। लेकिन होगा नहीं। तो समाज में जो भी स्पंदन है वो 2 बच्चे कम से कम आप लोअर मिडिल क्लास और उसके नीचे वाले जो हैं, यदि आप उनको बिल्कुल सहज रूप से रखेंगे तो 2 से कम कोई नहीं चाहता है।
दो या दो से अधिक ही चाहते हैं तो आप 2 पर लिमिट कर दीजिए। और जो 1 के बाद का जो इंसेंटिव है ये बहुत घातक है, मैं ये मानता हूँ। ये के बाद ये बहुत घातक। ये कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम छात्रवृत्ति, हज सब्सिडी, मुस्लिम आबादी 7 से तो मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून को नहीं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाला है। और बाकी इसका उपाय जो है वो आपको माइनॉरिटी को डिफाइन करना और माइनॉरिटी को जो उल्टे सीधे कंसेशन दे रखे हैं बगैर किसी इंटेलिजिबल क्राइटेरिया के वो हटाने का है। आपने देखा होगा कि यह आज भी रिजर्वेशन की डिमांड करते रहते हैं। कौन करते हैं? जो मुस्लिम रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं सब अशराफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी जो पसमानदा है उसको तो ओबीसी में रिजर्वेशन पहले से मिला हुआ है। तो जब उनकी 90% आबादी पहले से ही कवर है तो फिर ये बार बार मुस्लिम रिजर्वेशन की बात क्यों करते हैं? ये मुस्लिम रिजर्वेशन की बात ये करते हैं जिससे क्योंकि पसमानदा फ्री नहीं हो जाए और उनका जो आपका तकलीद के जरिए जो उनका कब्जा है उनके दिमाग के ऊपर वो खत्म नहीं हो जाए। ये समझने की बात है। हाँ, ये तो सही बात है। और मेरा तो स्पष्ट मत है कि मुसलमान कम्युनिटी को है माइनॉरिटी स्टेटस से बाहर किया जाए। सबसे पहले वो माइनॉरिटी नहीं है, वो देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सरकार को जो है। आपकी 20 करोड़ की आबादी जो है वो माइनॉरिटी होती है क्या? मजाक माइनॉरिटी होते हैं, मजाक हो रहा है देश में। तो उस मजाक के प्रति जो है हम थोड़ा सीरियस होकर के प्रोटेस्ट करें। और आने वाले समय में देश भर में जब तक आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, देखिए बच्चा भी जब तक दूध मांगेगा नहीं ना उसे दूध नहीं मिलता। और हिंदुओं ने प्रोटेस्ट की आदत जो है वो छोड़ दी। यहाँ तो शाहीन बाग के नाम पे प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें हिंदू चले जाते हैं। चलो कोई नहीं, तो एक प्रोटेस्ट तो हो रहा है, चलो उसी में उनका साथ दे देते हैं। इसी हल्के फुल्के नोट पे आज का शो हम रैप अप करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत आभार। संजय सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को। जय हिंद, वंदे।